आज हम चर्चा कर रहे हैं या जो आज हमारी बातचीत होगी वो कृषि से आए संबंधित 3 ऑर्डिनेंस हैं उनके बारे में होगी। तो उसके हम पॉजिटिव नेगेटिव या उससे क्या कुछ अफेक्ट होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ हैं नवीन जी। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहला प्रश्न कि जो ये 3 ऑर्डिनेंस आए हैं उसका कृषि क्षेत्र में क्या असर होगा या उससे क्या निकल के आएगा, जो ऐसी क्या मजबूरी थी उन्हें करने की। देखो विकास जी, पहले तो हमें प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम को डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद में ये बिल समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम पहले प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद में मेरे को शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत ना पड़े कि बिल क्यों आए हैं। एग्रीकल्चर में जो मेन प्रॉब्लम है ये पार्ले का बिस्किट है। पार्ले जी, ये आज से 6-7 साल पहले इसके अंदर 18 बिस्किट आते थे और 5 रुपये रेट था। आज इसके अंदर जो है वो 13 बिस्किट आ रहे हैं और 5 रुपये रेट है। यानी कि अगर हम 18 बिस्किट वाला पैकेट लें तो कहीं 8-9 रुपये का बैठेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ किसान भाइयों के लिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए कि जब बिस्किट के रेट बढ़ रहे हैं जिसमें कि गेहूँ डलता है, तो हमारा गेहूँ का प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो गेहूं का प्राइस जो मेरी समझ कहती है वो इसलिए नहीं बढ़ता है कि गवर्नमेंट ने गेहूं का एमएसपी डिसाइड कर दिया। अब एमएसपी का मीनिंग होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि एक निर्धारित मूल्य होगा, वो कम से कम मिलेगा। अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से और ज़्यादा भी मिल सकता है, प्राइवेट लोग खरीदे तो। लेकिन हो क्या रहा है कि जो एमएसपी था वो मैक्सिमम बन गया। मैक्सिमम का मीनिंग हाईएस्ट हो गया है, यानी कि वो रेट मार्केट में हमेशा ही रहेगा, उससे ऊपर भाव नहीं जाएगा। तो हम समझते हैं एक्चुअल में कि एमएसपी का मैंने अभी डिस्कस किया कि न्यूनतम होना चाहिए, वो बन के कौन सा गया है? हाईएस्ट, मैक्सिमम बन गया। क्यों बन गया मैक्सिमम? क्योंकि सारा का सारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती है। प्राइवेट ट्रेडर्स को पता है कि जब हमें खरीदना होगा तो एफसीआई से ले लेंगे। हम आड़तिये के पास जाएंगे और आड़तिये को कहेंगे कि इतनी गेहूं चाहिए, वो एफसीआई से लेकर के हमें दे देगा। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि जो गेहूं खरीदा जा रहा है वो गेहूं सारा का सारा किसान का 1925 रुपये खरीद लिया। अब इसका मीनिंग हो गया कि अगर कोई शहर में सर्विस सेक्टर का इंसान है या इंजीनियर है या वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, सारे के सारे वो जो खरीदेंगे वो 1925 रुपये प्लस थोड़ा बहुत अगर और एक्स्ट्रा करके 2100 रुपये में खरीद लेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और जो गेहूं बच गया वो गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम के थ्रू या मिड डे मील के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी किसान के गरीबों के लिए। तो मेरे कहने का मीनिंग ये हो गया जी कि किसान गरीब इसलिए हैं कि किसान का बनाया हुआ प्रोडक्ट भी एक उस आदमी को जिसकी इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए, वो भी 19 रुपये खरीद रहा है। किसान गरीब इसलिए है कि जो 19 रुपये रेट है वही रेट एक उसको मिल रहा है जो जिसकी इनकम महीने की लाख रुपए से ऊपर है। शहर में कह लो, किसी को भी कह लीजिए, कोई भी सेक्टर हो गया। तो मैं यहाँ पर ये बात कह रहा हूँ कि जब तक, और दूसरी साइड किसान का गरीब के लिए जाता है, तो अगर किसान का बनाया हुआ गरीबों के लिए जाएगा तो किसान अमीर कैसे होएगा? इसका मीनिंग ये नहीं है कि गरीबों के अंदर ना बंटे। मैं ये कह रहा हूँ किसान अमीर तब होगा जब किसान का बनाया हुआ प्रोडक्ट जिनकी इनकम अच्छी है वो हाई इनकम दे करके खरीदे। समझ रही है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एमएसपी इस कंट्री में मैक्सिमम बन गया। अब गवर्नमेंट उसको कैसे टैकल कर रही है? इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। देखिए, उससे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गुजरात के अंदर बनासकांठा एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर लगभग 32 लाख पॉपुलेशन है। बनास डेयरी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने किसानों से दूध लेना स्टार्ट किया। लगभग वहाँ पर जो 3.5 लाख किसान जो है वो उस डेयरी से जुड़े। गांव के अंदर जो लोकल वहाँ पर कलेक्शन होता है दूध का, और वो ट्रक के अंदर जा कर के वो बनासकांठा के अंदर डेयरी उस यूनिट में जाता है। ठीक है, यानी कि 3.5 लाख किसान कोऑपरेटिव सिस्टम से जुड़े। 50 लाख लीटर दूध हर रोज आता है, और वो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई फसल नहीं होती है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर कॉर्पोरेट सिस्टम चला गया और वहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम बना लिया उन्होंने। आज उस बनास डेयरी के अंदर
शुरू में वहाँ पर कोई 1000 की फार्मर्स इंक्लूड थे, आज उसके अंदर मैंने तुमसे डिस्कस किया कि 3.5 लाख फार्मर उसके अंदर जुड़े हुए हैं। और आप जान के हैरान होंगे कि उस डेयरी की वजह से लगभग बनासकाठा जो डिस्ट्रिक्ट के 17 लाख किसानों को रोज़गार आता है। कि वो जब इतना बड़ा प्लांट बना है, उसके अंदर कोई ट्रक चलाता है, किसी का बेटा उसमें कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई वार्ड की नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ। और उनका जो दूध है वो बिल्कुल मार्केट में आने लग गया। और वो डेयरी यूनिट उसके दूध पॉस्चराइज दूध बनाती है, फिर उसका घी बनाती है, फिर उसका आइसक्रीम बनाती है, बटर बनाती है, वो पूरे इंडिया में डिफरेंट लेवल पे चले गए। अमूल के अंदर उनका 25% शेयर है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उनके अंदर डायरेक्ट ट्रेडर जुड़े ना, किसान का खरीदने के लिए डायरेक्ट जुड़े। तो मैंने वही बात किया कि एक्चुअल में हो क्या रहा था कि मैंने एमएसपी पर पहले बात की कि एमएसपी मैक्सिमम बन गया था, उससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, एक बात। दूसरा, जिन फसलों के ऊपर एमएसपी नहीं है उनका क्या होता था, एपीएमसी के थ्रू कुछ है कि ट्रेडर्स होते हैं मंडी के अंदर। मैं खुद बेचने जाता हूँ, जहाँ पर अगर मैं मूंग बेचने जाऊँ, कुछ बेचने जाऊँ, 5 से 6 ट्रेडर होते हैं, वही भाव डिसाइड करते हैं। और उसी उनको एक वो अपना हो सकता है कार्टेल भी बनाते हैं। तुम देखे हो बार बार जो इश्यूज राइज हुए मंडियों के अंदर, वो भाव बढ़ने नहीं देते। अब जब 5-6 लोग एक कार्टेल एक आपस में मिली भगत हो जाती है तो भाव को हाई नहीं जाने देते, रेट बढ़ने नहीं देते। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो फसल है जिन पे एमएसपी नहीं है उनका रेट डाउन रह जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिया कि इसका रेट बढ़ रहा है, तो किसान के गेहूं का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, या जिन पे एमएसपी नहीं है उनके प्रोडक्ट की रेट क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि ये जो एपीएमसी बन गई, इनके अंदर अब आपको खरीदने के लिए लाइसेंस देना पड़ेगा। लाइसेंस के थ्रू आप लोगे, तो लाइसेंस के थ्रू लेंगे। और आपने अगर आपने 10 लोगों ने आपने अपना एक मंडी में जाते हैं, आप देखते हैं कितने के लोग होते हैं वहाँ पर, तो आपने कार्टेल बना लिया, यानी कि आपस में मिली भगत कर ली। मिली भगत करने की वजह से रेट उसका बढ़ नहीं पाता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि और वो फिर जो बड़ी कंपनियां हैं उनको महंगा बेचते हैं, स्टोरेज करते हैं, बाद में महंगा बेचते हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने एपीएमसी के थ्रू जो किसानों का एक्सप्लॉइट हो रहा था और उनके ऊपर से लाइसेंस मिल रहा था, इसका मीनिंग तो ये हो गया कि आप एक्सप्लॉइट करने वालों को लीगलाइज कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल सी बात कर रखा था। तो अब इसके अंदर एक चीज़ देखिएगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर हम गेहूं का रेट या जो भी फसल का रेट हाई करना चाहते हैं तो उनमें और ट्रेडर्स को, डायरेक्ट कंपनियों को भी इन्वॉल्व होने दीजिएगा। डायरेक्ट कंपनी जब इन्वॉल्व होगी तो एक मैंने मीडिया के अंदर बहुत देखा, जो भी इसके एनालिसिस कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसान तो पहले ही बेच रहा था। बिल्कुल, किसान तो पहले बेच रहा था, पहले किसान पहले भी किसी और को बेच रहा था। अरे भाई किसान, बात ये नहीं है कि किसी और को बेच रहा था, बात ये कि कितने लोगों को बेच रहा था। बिल्कुल, किसान का सामान खरीदने वाले कितने थे? हाँ, मंडी में जितने आए वही खरीद पाते बात थे। मंडी की नहीं है, बात मंडी से बाहर। अच्छा, मंडी से बाहर ये कह रहे हैं कि मंडी से बाहर पहले भी बेचता था। ठीक है, कितने लोग थे लेने वाले? हाँ बिल्कुल, कितने लोगों को अंदर बेचता था? मंडी से बाहर 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, बस। बिल्कुल, उससे ज़्यादा तो नहीं थे ना। अब गवर्नमेंट क्या करे, और वो भी जो खरीद रहे थे वो अल्टीमेटली आड़तिये के थ्रू कंपनी में जाती थी, कंपनी डायरेक्ट तो ले नहीं सकती थी। अब क्या होगा, मेरी समझ ये कहती है कि आप इस मॉडल को ऐसे समझें कि जब वो मैंने बनासकाठा गांव का जो वो डिस्ट्रिक्ट आपको एग्जांपल दिया कि डायरेक्ट जब कोऑपरेटिव सिस्टम या कॉमर्शियल सिस्टम के थ्रू जब इंडस्ट्रियां किसानों से जुड़ेगी, कॉर्पोरेट कंपनियां जुड़ेगी, तो उनको वाजिब सी बात है कि आपको कंपनियों को अलाउ करना पड़ेगा। तो पहला मैं ये बात बोल रहा हूँ, अलाउ जब करेंगे तो एमएसपी, गवर्नमेंट कह रही है कि एमएसपी पर हम खरीदेंगे, लेकिन उनको भी अलाउ करिए। अरे भाई एक बात बताएं, जो कंपनी गवर्नमेंट से पहले गेहूँ यूज़ होता था तो गवर्नमेंट से ले लेती थी, अब गवर्नमेंट अपना प्रोक्योर करेगी, या जिस पे एमएसपी नहीं था उनसे जो ट्रेडर्स ले लेते तो ट्रेड से महंगा लेती थी, तो वो अब पहले डायरेक्ट नहीं लेगी का। या ये शहर, इस कंट्री के अंदर 33% अर्बनाइजेशन है, सब लोगों के घर में तो गेहूँ नहीं होता। क्या करते हैं, आड़तिये के पास जाते हैं, आड़तिये से जब मर्जी गेहूँ लेके आ जाओ, उनको पता है कि आपको गेहूँ 2100 रुपये में किसी साल में ले लो, हमें क्यों ले पहले। लेकिन अब जब गवर्नमेंट लीगलाइज कर देगी
इस कोई भी खरीदे तो उनको पता लग जाएगा कि अब गवर्नमेंट से आप डायरेक्ट गेहूँ नहीं ले सकते, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोक्योर उतना ही करेगी जितना मिड डे मील और उसको पीडीएस सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूट के लिए चाहिए। तो इसका मीनिंग जो शहर के लोग हैं, जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, कंपनी है, वो डायरेक्ट जाके किसानों से लेगी, और डायरेक्ट जाके किसानों से लेगी तो रेट बढ़ेगा। बिल्कुल जी। अब मैं ये बात ये कर रहा हूँ, तो इसको यानी जितना हम सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, जितना कंपटीशन होगा उतना ही बेटर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक चीज़ को इसे ऐसे भी समझिए इनको, कि जब ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रेट अपने आप हाई जाएगा, एमएसपी से भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो बिचौलिए थे, जो एक्सप्लॉयटेशन थे, वो तो हटा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो जो बिचौलियों को हटा दिया जाएगा तो वाजिब सी बात होगी कि एमएसपी से रेट हाई जाएगा, क्योंकि एमएसपी से रेट हाई, जिनमें एमएसपी नहीं है उनसे रेट हाई बाद में रेट हाई होता है। जब बिचौलिए खरीद लेते हैं तो रेट हाई होता है, तो पहले क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। एक बात। दूसरा बात, अगर हम यहाँ पर ये समझें कि गवर्नमेंट जो है इसको, इस स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने के लिए वाजिब सी बात है कि अगर ये स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होगा तो एमएसपी ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे वो एक ट्रक देखा है ना आपने, और ट्रक के आगे दो अलग से टायर होते हैं, वो टायर उसके ट्रक के नीचे सड़क पे नहीं लगते हैं, लेकिन वो बड़े वाले लंबे वाले ट्रक, वो टायर जो है उनके लटके रहते हैं। हाँ, और मेन टायर और काम करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हो सकती है उनका यूज़ कर ले। यानी जब आपको किसान को एमएसपी से हाई प्राइस मिलेगा तो एमएसपी अपने आप ही जरूरत नहीं रहेगी। तो अब जो धारणा चल रही है कि गवर्नमेंट ख़त्म करने का सोच रही है, नहीं, गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करने जा रही है, ख़त्म अपने आप आपको हाई मिलने लग जाएगा। और वही मेरी समझ कहती है कि ओरिजिनल मीनिंग होगा मिनिमम स्पॉट प्राइस का, बाद में एमएसपी बनेगा, अदरवाइज तो एमएसपी तो मैक्सिमम बना हुआ है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि इसमें ओपन कंपटीशन, एपीएमसी से, एपीएमसी को ख़त्म नहीं किया है, एपीएमसी को भी रखा है और एपीएमसी के बाहर भी अलाउ किया है। ठीक है, पैरेलल में डिजाइन किया में, ताकि धीरे धीरे ऑटोमेटिक एडजस्ट। ठीक है सर। एक बात। दूसरा, इसके अंदर अब वाजिब सी बात है कि जब दूसरों को अलाउ करोगे तो 1955 में एक हमने एक्ट बनाया था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि उसमें लोग पहले जो है ट्रेडर्स प्रोक्योर कर लेते थे नेसेसिटी गुड्स का, एग्रीकल्चर पे प्रोडक्ट्स का, उसके रेट बढ़ जाते थे तो महंगा हो जाता था। अब गवर्नमेंट ने उसको भी अमेंड किया है, उसके अमेंड करना पड़ेगा ना, जब प्राइवेट ट्रेडर को आप अंदर डालोगे तो उसको भी अमेंड करना पड़ेगा, इसलिए एसेंशियल कमोडिटी जो एक्ट है उसको भी अमेंड कर दिया। अच्छा, समझ रहे हो ना क्यों करना पड़ा है वो? क्योंकि एक मोटी मोटी जो बातें निकल के आ रही थी वो एमएसपी से रिलेटेड थी, जिसका आपने उत्तर दे दिया कि एमएसपी खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि रेट उससे ऊपर जाने ऊपर। मैं आपको कहता हूँ कि गवर्नमेंट को एमएसपी बढ़ाना पड़ेगा खुद खरीद करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो बिचौलियों में थी, मार्केट कोलैप्स कर रही थी। एक बात मैं आपको और बोल रहा हूँ, हम एग्जांपल देते हैं यूट्यूब पे, आपने बहुत सारे देखे होंगे, या डिस्कशन डिबेट हुआ कि एक जो इंडस्ट्री में सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उनकी इनकम इतना गुना हो गई, किसान की इनकम नहीं होगी। गवर्नमेंट कहती है किसान की इनकम डबल, किसान गरीब कहलाता है, किसान कहती है कि गवर्नमेंट की इनकम डबल कर देंगे। आप मेरे को एक बात बताएं, एमएसपी अब बढ़ा है 50 रुपये गेहूँ पे बढ़ा है, लगभग 3% बढ़ा है। 3% अगर गेहूं बढ़ा है तो रियल प्राइस के ऊपर अगर आप देखें तो 20 साल लग जाएंगे डबल होते हुए। बिल्कुल। ऐसे एमएसपी से कब तक डबल होगी? एमएसपी से डबल नहीं होगी जब कोई चीज़ मार्केट में आएगी, मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा, यानी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के डिफरेंट वर्जन्स बनेंगे। यानी उसको मैं बोल सकता हूँ कि सेकंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रो मार्केट। फर्स्ट ब्रिटिशर ने किया था कि एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइज किया था। हाँ, बिल्कुल। अब जो गवर्नमेंट के मॉडल माइंड में है वो है कि एग्रो मार्केट को कॉमर्शलाइज किया जाए, तब इनके अंदर रोजगार बढ़ेंगे। मैंने जो आपको जो एग्जांपल दिया गुजरात का, बनासकांठा का जो एग्जांपल दिया, वहाँ पर कितने लोगों की इनकम बढ़ी है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट के माइंड में क्लियर मॉडल है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रो मार्केट, और उसके साथ जब कॉमर्शियल एक्टिविटी जुड़ेगी तो वाजिब सी बात है कि अब जाएगा। अब मैंने एक बात और कही यहाँ पर कि तीसरा जो कानून है वो इससे रिलेटेड है कि जब आप बड़े कॉरपोरेट सिस्टम के साथ आप या कोई कंपनी के साथ किसान टाई अप करेगा तो हो सकता है कि अब किसान जो कॉर्पोरेट कंपनी होगी वो पहले ही जाके टाई अप कर लेगी, तो टाई अप करने के लिए नियम कानून तो होने चाहिए ना। तो तीसरा जो कानून है वो इसके लिए लेकर के आई है। यानी पहला तो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है कि कोई खरीदे, दूसरा उसकी जैसे कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइस जो बिचौलिए जो है वो स्टॉक कर रहे थे वो खत्म होकर के प्राइस अपने आप ऊपर चला जाएगा। यानी आप सोचिएगा, मैं भी एग्जाम्पल दोबारा दे रहा हूँ,
33% इसमें अर्बनाइजेशन है हमारी कंट्री में, 33 से ज़्यादा। वो लोग, सब लोग तो घर में गेहूँ नहीं उगाते, बिल्कुल नहीं उगाते। वो लाएंगे, कंपनियां लाएगी, वो डायरेक्ट हाँ, कॉन्टैक्ट जिस किसी को भी चाहिए ही खाने के लिए कॉन्टैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, आपके 10 एकड़ है, मेरे 10 एकड़ है, 5 एकड़ है, 50 एकड़ है, उस एरिया के अंदर वो गेहूँ ही यूज़ करेगी। एक कंपनी जाएगी, वो ऐसा तो नहीं है ना कि 10 एकड़ वाले से गेहूँ लेगी, वो उस एरिया के अंदर 100-200 एकड़, 300 एकड़, इतना तो गेहूँ लेगी ना। अब जब इतना गेहूँ इकट्ठा वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी तो आप एक देखिएगा कि इतने एरिया के अंदर जब इकट्ठी गेहूँ होगी तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी डाउन आ जाएगी उसको कटाई करने की। यानी वही मॉडल जो जा रहा है वो लार्ज फार्मिंग का मॉडल जा रहा है, तो उससे कॉस्ट कितनी डाउन चली जाएगी। तो उसके अंदर आपको नियम कानून चाहिए। तो तीसरे स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नमेंट ले करके आई है कि कहीं किसान का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए जो एग्रीमेंट है वो एक प्रॉपर तरीके से उनके बीच में होगा। इसके अंदर किसानों को जो प्रदर्शन करना चाहिए था वो करना चाहिए था, या जो मांग करनी चाहिए थी वो ये कि लास्ट पावर उन्होंने एसडीएम के पास दे दी। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए था डिस्प्यूट का, डिस्प्यूट सेटलमेंट का, कि आप लास्ट पावर एसडीएम के अंदर ना दें। क्योंकि आपको पता है, हम किसान लोग, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का माहौल होता है और किस तरह की डर रहता है कि किसान के साइड जो डिसीज़न नहीं जाता है कई बार। तो एक प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट हो, उसके लिए गवर्नमेंट को एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए था, फास्ट ट्रैक, ये होना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखिएगा, जब 2014 में एफडीआई अलाउ कर रही थी, 2011-12 में गवर्नमेंट, तब किसानों के अंदर विपक्ष ने प्रदर्शन करवाए गाँव में कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हो जाएगा, देश को बेच दिया जाएगा, कॉर्पोरेट। अब उसके 8 सालों में इस देश को फ़ायदा मिला ना, बिल्कुल मिला ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1991 में अगर इंडस्ट्री सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुआ होता तो आज हर किसी के घर में टीवी होता है क्या? नहीं। टीवी 40,000 का टीवी आता था, आज टीवी 10,000 का टीवी बेस्ट मिलता है। क्यों? आपने इंडस्ट्री के अंदर मार्केट को स्ट्रक्चर किया, कंपटीशन क्रिएट किया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि देखिए, उस एफडीआई का फ़ायदा मिला, लेकिन किसानों को और किस तरह से प्रदर्शन करवाया गया आपने देखा। अब क्या हो रहा है, सेम वही हो रहा है कि अब विपक्ष वही प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो मैं किसानों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मार जो है वो किसान की है, किसान की मार मौसम की मार, दूसरा किसान का जो मार है वो आड़तियों की मार। आड़तियों की मार मैं ये कह रहा हूँ कि एपीएमसी के थ्रू आड़तिये बनाए थे, लेकिन एपीएमसी के थ्रू वो फाइनेंसर बन गए, साहूकार बन गए। 2 रुपये सैकड़े पे किसान को रुपया मिलता है। आप 2 रुपये सैकड़े का मीनिंग होता है 24%। क्या 24% कहीं कोई ब्याज है? बिल्कुल आप देख, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आंदोलन चल रहा है किसान बचाओ मंडी बचाओ, नहीं, इसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आड़तिये बचाओ, आड़तिये भी मीडिएटर, आड़तिये भी नहीं, फाइनेंसर बचाओ और वोट बनाओ। अच्छा। मेरे को ये समझ आ रहा है। और मार किस पे पड़ रही है? किसानों पर। एक तो मौसम की मार, दूसरी फाइनेंसर की मार, यानी जो आड़तिये को बोलते हैं, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन के डंडे की मार। पिस्ता बेचारा किसान है। हमें ये समझना चाहिए कि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है इस कंट्री के अंदर, जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल ग्रास रूट पे चली गई है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह इलेक्शन होता है। क्लियर अब से आज से 2 इलेक्शन हो गए, क्लियर लोगों को पता होता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो जो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो चुनाव होता है, जो पावर है वो लोगों के वोट से निकल के जाते हैं, वो मिलिट्री के तानाशाही नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कल को जिनको दोबारा भी वोट लेने होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो कोई मिलिट्री की तानाशाही की तरह थोप दिया जाएगा। हाँ, कि समझने पहले लागू कर दें और बाद में उन्हें बैक स्टेप लेना पड़े, ऐसा नहीं करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मिलिट्री की कोई तानाशाह नहीं है इस कंट्री में। इस कंट्री में जो पावर है वो लोगों से निकल के जाती है। तो अल्टीमेटली हमें सोचना चाहिए कि मैंने जो अभी डेयरी का आपको एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल, तो देखिए वहाँ से जब निकल के किसान जो आएंगे, अब जब चीज़ें फैलेगी, यानी इसको मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, दैट इज़ द गवर्नमेंट के माइंड में क्लियर मॉडल है कि सेकंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रो मार्केट। इससे जब कॉमर्शलाइज होगा तब किसान की इनकम डबल होगी। ये जो पॉवर्टी और ये सब खत्म होगा जब एग्रो मार्केट का कॉमर्शलाइज होगा। पहला ब्रिटिशर ने, अब दोबारा होने जा रहा है। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई मॉडल है कि जिससे किसानों की जो एक मुख्य धारणा है कि गरीब किसान है वो गरीबी दूर की जा सके? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि जब किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक आदमी नहीं, हजारों लोग होंगे खरीदने के लिए, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो उसको वो प्राइस मिलेगा जो उसकी कॉस्ट से ऊपर है।
मैं यही तो ठीक है। अब जो प्रोक्यूरमेंट हो रहा है वो एमएसपी पर नहीं, किसानों को इस बात को समझना चाहिए, वो मिनिमम स्पॉट प्राइस पे नहीं हो रहा, वो मैक्सिमम स्पॉट प्राइस पे हो रहा है। हाँ, और उससे ज़्यादा छोड़िएगा, मूल्य जाता ही नहीं है। उससे ज़्यादा मूल्य जाता ही नहीं है। और मेरी समझ ये कहती है कि उससे ज़्यादा मूल्य क्यों नहीं जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम है बिचौलियों की। आप एमएसपी को छोड़ दीजिएगा, एमएसपी पर इसलिए ज़्यादा मूल्य नहीं जाता है क्योंकि गवर्नमेंट सारा का सारा प्रोक्योर करती है। दूसरा, एक बात और देखिए, एफसीआई को लगभग 1.25 लाख करोड़ से ऊपर का घाटा होता है, टोटल प्रोक्योर कर लेती है, प्रोक्योरमेंट सड़ती है, फिर वो आपको पता उसी रेट पे बेचने के लिए मजबूर स्टोरेज होती की है। फैसिलिटी तो नहीं है। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, आप और मैं हैं, हमें गेहूँ 19 रुपए क्यों मिले? हमें गेहूँ 30, 25, 30 रुपए मिलना चाहिए, जो मार्केट में रेट है उस हिसाब से मिले, जो वास्तव में और है। मिल क्या रहा है? एमएसपी वाला, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर लेती रहो। किसान गरीब इसलिए हैं कि किसान का गेहूँ, जो तबका सर्विस सेक्टर में, इंडस्ट्री में आता है, उनको ही गेहूँ वही रेट पे मिल रहा है। हाँ, तो कैसे यानी किसान जो गरीब? गवर्नमेंट रेट खरीदती है वही रेट पे आगे जो सर्विस सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है वो खरीद लेते हैं। वो तो खरीदते इट्स मीन कि उनको सही मूल्य नहीं जा पाता है। इसका मीनिंग मैं आपको कह रहा हूँ ठीक है, कि ठीक है। किसान का धनवान कैसे होगा किसान? बिल्कुल, बिल्कुल अब आप सर। एक बात इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसको अगर हम समझना चाहें, अगर ये किसान का जो सिस्टम है, आपको मेरे को गवर्नमेंट ने अपना खरीद लिया, फिर हमारे बीच में कंपटीशन होगा, हमारे भी। अब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा खरीद रही है तो गवर्नमेंट का जो स्टोरेज है हो रहे, वो सारा का सारा कॉस्ट बहुत हाई बैठती है, तो गवर्नमेंट उससे कम करने की बेस सोचती है, राइट? तो मैं आपको एक बात और, आप क्यों स्टोर करना चाहेंगे जब गवर्नमेंट स्टोर कर रही है? तो आपको पता है 2 क्विंटल चाहिए जाके ले आएंगे, 50 क्विंटल चाहिए जाके ले आएंगे, जब शेयर से लेना है आपको। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसका 125 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट का जो है वो एफसीआई के नुकसान होता है, वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के टैक्स से भरती है। अब टैक्स इसलिए है क्या? टैक्स इसलिए है कि हेल्थ में लगाए, एजुकेशन में लगाए, एग्रीकल्चर के अंदर जो नहरें हैं, रोड्स हैं, वो क्रिएट करिए, वो और मोर और लेस हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, उससे ढांचा खड़ा किया जाए। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि वेस्टेज होना 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का, और वो टैक्स से भरना, क्या टैक्स इसके लिए है क्या? बिल्कुल। तो गवर्नमेंट के क्लियर माइंड में एक मॉडल है जिसको मैं सेकंड रेवोल्यूशन इन कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रो मार्केट, हाँ, जिससे कहीं ना कहीं ये किसानों की आय दुगनी करने का भी बिल्कुल यही रास्ता तंत्र हो निकलता सकता है। यही तंत्र। आप देखिएगा एमएसपी को कितनी देर बढ़ाओगे? बिल्कुल, क्या बिल्कुल गवर्नमेंट सर। लोगों के पैसे से एमएसपी को बढ़ा करके कितनी देर कर सकती है? वो सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है ना, और उसमें ऑलरेडी घाटा हो रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने अब बताया है कि ये जो चल रहा है, ये किसान भाइयों को एक सेंस में उनको बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल, कि आपको नुकसान होगा। आप एक मॉडल को समझिएगा, इस मॉडल से मैं भी किसान का बेटा हूँ, और ये जो मॉडल की ज़रूरत पड़ी है, 3 अध्यादेश जो कानून बनाए उसको समझ आ गया होगा आप क्लियर आपके कि ये क्यों लेकर के आना पड़ा। क्योंकि अब आप कंपटीशन बढ़ाओगे तो वाजिब सी बात है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए आपको अलाउ करना पड़ेगा। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी बिल को एमेंड करना पड़ेगा। और तीसरा जो है, प्राइवेट लोगों को लेकर के आओगे तो उनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होती है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो 3 बिल हैं, तो इससे मार्केट बदलेगी। एक और चीज़ निकल के आई है सर, इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि ये जो एपीएमसी मॉडल जो चला आ रहा है, इसको हमारे, अगर मैं सही हूँ तो भारत के बिहार डिस्ट्रिक्ट में, ये बिहार स्टेट में ख़त्म कर दिया गया था। देखिए, तो उसका वहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई। देखिए, और बिहार वहाँ में और यहाँ का क्या फ़र्क हो सकता है, कैसे इसको अलग करेंगे? ये भी क्वेश्चन से एक बड़े एक्सप्लेन इसमें हो रहा है, ये काफ़ी डिस्कस चल रहा है। मैं आपसे एक डिस्कस करूँ, बिहार में जो मॉडल है एपीएमसी खत्म की गई, वो भारत सरकार ने नहीं की थी। अच्छा, ठीक तो है। स्टेट गवर्नमेंट ने की ठीक है, थी। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने जब की तो वो तो एक स्टेट के अंदर जब कानून लगेगा तो कोलैप्स तो करेगा। बिल्कुल, जब बिल्कुल। नेशनल लेवल पे कोई चीज़ खत्म होती है तब जाकर के यूनिफॉर्मिटी आती हाँ, है। तो यूनिफॉर्मिटी, यस, ठीक है। बिहार के अंदर मॉडल फेल होने का एक ही मीनिंग है कि सिर्फ सिंगल स्टेट ने की थी और किसी और पूरे नहीं हुआ था कंट्री के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल तो सर। इसलिए जब कोई चीज़ भारत सरकार चेंज करती है तब पूरी कंट्री में एक हाँ, यूनिफॉर्मिटी, ऑल इंडिया पे यस, इम्प्लीमेंट वो होगा। एक स्टेट का किया गया था, उस स्टेट की वजह से आपको क्लियर पता है जब इम्बैलेंस होगा तो एक स्टेट तो डाउन जाएगा उसमें। तो ये जो बिहार का हालात हुआ वो इसलिए कि वो सिर्फ एपीएमसी को ख़त्म एक स्टेट में किया गया, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उसके अंदर। और जब एक स्टेट के अंदर आप ख़त्म करोगे तो सिस्टम तो कोलैप्स करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी वो सभी जो स्टेट्स हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। यस, बिल्कुल। ठीक है सर। एक जो ये किसानों को ये कहा जा रहा है
कि आगे से आपकी फसलें मंडियों में नहीं बिकेगी, या फिर ये कहा जा रहा है कि आपको रेट जो अभी मिल रहे हैं उससे कम रेट मिलेंगे। तो क्या इन सभी जो चीज़ें हैं इनके इसके अंदर कोई समाधान है, जो एक्ट है इनके अंदर? मैंने अभी डिस्कस आपसे किया कि गवर्नमेंट एपीएमसी को और एमएसपी को ख़त्म नहीं करेगी। ठीक है, ये ठीक अपने है। आप वैसे हो जाएंगे जैसे जो ट्रक के अंदर 2 टायर होते हैं वो अलग से उसमें लटके रहते हैं और वो काम के नहीं ठीक होते। है, इस ठीक तरह है, ठीक एमएसपी है, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपको एमएसपी से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो बिल्कुल, एमएसपी से, और अगर एमएसपी से कम मिलेगा तो तो फिर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर ठीक है, लेगी। ठीक है। मैं आपको यानी खत्म गवर्नमेंट पीछे होगा नहीं हट रही है, गवर्नमेंट साथ में खड़ी आप रहेगी। स्ट्रक्चर को समझिएगा, ठीक है, तभी तो जा करके ये सिस्टम कोलैप्स करेगा ना। तो ठीक ये जो गवर्नमेंट का जो मॉडल है ये एक प्रॉपर चैनल से मॉडल से आ रहा है। यानी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप इसका इफेक्ट देखना कि ठीक है सर। किसान मार्केट में एपीएमसी में बेचने नहीं जाएगा। अच्छा, यानी जब उसे ज़्यादा मूल्य कहीं और मिलेगा तो वो क्यों बेचेगा? यही है इसका आपके मुख्य जब उद्देश्य। आपके जब 10 एकड़ में आपके गेहूँ, 10 एकड़ में मेरे, 5 एकड़ में उसके, जब 200 एकड़ में इकट्ठा गेहूँ और जो कंपनी है उसका इकट्ठा ट्रक आकर के लगेगा और वहाँ से डल के डायरेक्ट चला जाएगा और आपको फार्मिंग में रुपए डायरेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल तो सर। मंडी क्यों जाएगा? हाँ। यानी आप डायरेक्ट मार्केट से जुड़ गए। और विकास जी, जब तक कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं जुड़ती है तब तक वो सस्टेनेबल नहीं है। फेयर कंपटीशन में नहीं ऐसा आ भी पाती कहा वो। जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है लाइफ की, उसको मार्केट में नहीं लेके जाना चाहिए। मेरा समझ ये कहता है कि मार्केट हर चीज़ को बेटर बनाती है। ठीक है, ठीक एक है। ऐसा मॉडल है जो हर की लाइफ को बेटर करती है, एफिशिएंसी देती है, और इससे किसान की लाइफ बेटर होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जब एफडीआई आई तो इसमें प्रदर्शन हुए लेकिन फ़ायदा हुआ। आप चलो एफडीआई को छोड़िएगा, आपने पढ़ा है क्या 1991 के रिफॉर्म नहीं हुए होते? वो मार्केट स्ट्रक्चर था ना। बिल्कुल, बिल्कुल सर। इकोनॉमी के अंदर पहली बार मार्केट स्ट्रक्चर लाया जा रहा था। एलपीजी लाई गई हाँ, थी। तो वो स्ट्रक्चर से क्या इसका 40,000 का टीवी आज उससे बेटर क्वालिटी के अंदर आपका 10,000 में आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ और लाइफ बदली है, बिल्कुल यूज सर। करने वालों को बेनिफिट, हर घर तक पहुंच गए हैं ये एम्प्लॉयमेंट चीजें। मिला है। कल को एग्री प्रोडक्ट के अंदर जब मार्केट इस्टेब्लिश होगी तो आज जो एक डेयरी है, आज जो एक मैन्युफैक्चरर ठीक है है डेयरी सर। प्रोडक्ट बनाता है, वो शहर में क्यों बनाता है? क्योंकि सॉरी, वो जो एग्रो मार्केट के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनाता है शहर में क्यों इस्टेब्लिश करता है? कि उसको लगता है कि तू एफसीआई से जाके ले आना, बिल्कुल। ट्रेडर से जाके ले आना, लेकिन वो गांव में बनाएगा, बाद में वही लोकेशन सेट करेगा जहाँ पर उसको रॉ मटेरियल मिलेगा। ठीक है क्यों? क्योंकि वहीं से उसको लेना और वहीं उसको करना, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान के लोगों को। मैंने अभी जो आपको जो डेयरी का एग्जांपल दिया, वहाँ के बेटे कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई गेट कीपर है, कोई वहाँ पर वो जो कलेक्ट करने में, दूध कलेक्ट करने में लगे हुए हैं, कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कोई रसीद पे काम कर रहा है। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और यही मॉडल होता है सस्टेनेबल। बिल्कुल नहीं सर, एक देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट ने अभी जो कानून बनाए हैं उसका असर हम कितने टाइम में देख सकते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कब तक किसानों को ये समझ आ जाए कि हाँ इससे हमें फ़ायदा होगा ना कि नुकसान होगा? जैसे जैसे मार्केट स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट होने लगेगा और हम चीज़ों को स्वीकार करने लगेंगे, वैसे वैसे इसका रिजल्ट होता जाएगा। हमारे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर है साइंटिफिक टेम्परामेंट। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, वैसे वैसे रिफॉर्म्स होते जाएंगे। ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम प्रदर्शन नहीं किया, प्रदर्शन हो, लेकिन मूल जो मुद्दा है वो इस प्रदर्शन में भटक गया। मूल मुद्दा देखिएगा, यानी पॉलिटिसाइज ज़्यादा हो गया है और मुद्दा पीछे रह गया है। आपको एक बात ध्यान होगी कि जब उबर के ऊपर दिल्ली में जो इशू क्रिएट हुआ तो लोगों ने डिमांड किया कि उबर को बंद कर दो, तो वहाँ पर राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी कि क्योंकि वो उस टाइम के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक बात कही कि बंद करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सुधार, वीकनेस है वो सुधार चाहिए, सुधार तो करना। अब ये कह रहे हैं कि इन कानून को वापस लीजिए। वापस लेना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इनमें जो वीकनेस है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट की वीकनेस है या जो छोटी छोटी वीकनेस है, उनको आप चेंज करवाने के लिए प्रदर्शन कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें जो है वो मार्केट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और मैं भी किसान का बेटा हूँ, आप भी किसान के बेटे हैं। बिल्कुल हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में एमएसपी खत्म हो जाएगा, ये पक्की बात है, लेकिन खत्म होने का मीनिंग ये है कि एमएसपी यूजलेस हो जाएगा, एक टाइम के बाद यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक ज़्यादा है मिलेगा। तो एक पर्सन इसमें से ये निकल के आया था जी कि गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्डिनेंस लाए हैं उनके अंदर एमएसपी वर्ड को लिख देना था कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रहे। तो ऐसा
क्या इसमें अलग है कि वो एमएसपी की जो बात है वो इसमें नहीं लिखी गई, वो कैसे समझाएंगे? देखिए, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि ये बात एमएसपी की नहीं है। ठीक है, ठीक है। एमएसपी इस किसान के इस कंट्री के अंदर सिर्फ 6% लोगों को, 6% किसान को एमएसपी मिलता है। ठीक है, बात उन चीज़ की हो रही है जिनके अंदर एमएसपी नहीं मिल रहा। ठीक है। ये जो सारा का सारा जो बिल को एमएसपी पे घुमा दिया ना, बात ये एमएसपी की है ही नहीं, तो एमएसपी क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि 94% किसान वो हैं जो एमएसपी पर नहीं सेल कर रहे हैं और उनके प्राइस डाउन रह जाते हैं। किसान देखिएगा, आप ये पूछिएगा कि किसान एमएसपी की मांग क्यों करता है, वो क्यों घबराया हुआ है कि एमएसपी टूट जाएगा तो हम खत्म हो जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि जहाँ एमएसपी नहीं है वहाँ पर प्राइस वो डाउन है, और वो प्राइस इसलिए डाउन है कि थोड़े ट्रेडर हैं। मैं मंडी में बेचने जाता हूँ, 3 या 4 लोग बोली लगाते हैं और इस पे बेचना है तो ठीक है, अदरवाइज जाओ। अब किसान 10 क्विंटल 20 क्विंटल लेके गया है और उसको अगर वो बेच रहा वापस लेके जाए तो किराया लग जाएगा 30 रुपये क्विंटल के, 40 रुपये क्विंटल के हिसाब से किराया रखता है, 3000 रुपये किराया। वो सोचता है बेच दे भाई, तो और उनको पता है इसकी मजबूरी है बेचना। ठीक है सर, समझ रहे ना? तो ये जो बिल हैं ये सिर्फ कोई एमएसपी के लिए नहीं है, ये पूरे क्षेत्र को शामिल किया है। उन पे ज्यादा एम्फेसिस जिन पे एमएसपी नहीं है, ताकि उनके अंदर उठ सके पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर, ताकि उनके अंदर एमएसपी से भी नेचुरली भी प्राइस ज्यादा हो सके। और जैसे प्राइस ज्यादा होगा तो किसान के अंदर से जो डर है एमएसपी का वो निकल जाएगा। आज इसलिए डरा हुआ है किसान कि एमएसपी नहीं मिलेगा तो इससे डाउन प्राइस जाएगा, और गवर्नमेंट जो सोल्व कर रही है वो इसी चीज को सोल्व कर रही है। जिसे हम एमएसपी की डिमांड करते रहेंगे, आज 23-24 फसल पे एमएसपी है, हम एमएसपी पे कितने दिन डिमांड करते रहेंगे? तो गवर्नमेंट ने उस इशू को उठाया है जिससे परमानेंट एमएसपी की मांग खत्म हो सके। क्यों? क्योंकि जब हम एमएसपी से ऊपर जा सके, ऊपर अपने आप जा सके, तो किसान अपने आप एमएसपी की बात ही नहीं करेगा। आज दूध के अंदर कोई एमएसपी की बात करता है क्या? नहीं, तो बात वहाँ पर है, वहाँ पे अपने आप सेटअप होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एमएसपी का जो फ़ायदा उठाते हैं सबसे ज़्यादा किसान वो हरियाणा और पंजाब में हैं, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा जो इशू बनाया गया है वो हरियाणा और पंजाब के किसानों के अंदर ही बनाया गया। मैंने आपको कहा कि समझना पड़ेगा कि ये बात, आप कहते हैं कि एमएसपी को लिख देना चाहिए, बात एमएसपी के लिए नहीं है ये। अच्छा, उस मार्केट के लिए जहाँ पर इवन एमएसपी है नहीं, वो 94% किसान, ठीक है, उसमें उसको मैंने उसको लास्ट में मुख्य जो बार छूटा हुआ था उसको शामिल किया। दिस इज द सेकंड रेवोल्यूशन इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रो मार्केट। ठीक है। एंड फर्स्ट अंग्रेजों ने करके दिया था जिससे हम कॉमर्शियल हुए थे, और वो रिफॉर्म वो होगा जिसके बाद में कंट्री में चेंजेस आए। बिल्कुल सर, क्योंकि सेकेंडरी जो इकोनॉमिक सेक्टर होता है वो सारा प्राइमरी में एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। इस वजह से आप इसको ऐसे समझे कि एग्रीकल्चर को ही आप मार्केट बना दो। ठीक है। जैसे इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर पहला है, उसी तरह से एग्रीकल्चर भी एक स्तंभ बन के अपने आप में सेल्फ जनरेटेड प्राइमरी सेक्टर डेवलप करना चाहते हैं अच्छे से। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से हमने सभी मुद्दों पे चर्चा की है, और काफ़ी चीज़ों का जो जिनके बारे में डिस्कस करना था, या जो प्रश्न बन रहे थे, या जिस पे हमें उलझन थी, या हम सोच रहे थे कि इनमें क्या होगा, आई थिंक उनमें सभी का सर ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, समझाया है। थैंक यू सर।